ना हुआ। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्नीशियन ट्रेड्समैन 1 जुलाई 2023 को पेपर हुआ था। इसमें अजन्मा किसे कहा जाता है? जिसका जन्म ना हुआ, जिसका जन्म ना हुआ हो, ना हुआ हो, जिसका जन्म ना हुआ हो, ना हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? उसे अजन्मा कहेंगे, याद रखिएगा। अनुज का मतलब जिसका जन्म बाद में हुआ हो, क्या बोलेंगे? जिसका जन्म बाद में हुआ हो, बाद में हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? आप कहोगे सर उसे कहा जाता है अनुज। और अग्रज का मतलब क्या होता है? अग्रज का मतलब होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसे अग्रज कहते हैं। ये सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्नीशियन आपका ट्रेड्समैन 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था 1 जुलाई को। अब आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे तो थोड़ा लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो यहां कह रहा कंज का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? कंज किसे कहा जाता है बच्चे? कंज कहा जाता है कमल को। कमल को बोलते हैं, अरविंद को बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। राजीव कहा जाता है, इसको राजीव बोलेंगे। नलिन कहा जाता है, नलिन बोलेंगे। इसको पुंडरीक बोलते हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे सर पुंडरीक कहा जाता है। इसको सतदल के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको सतदल कहा जाता है, ठीक है ना। इसको तामरस बोलते हैं, तामरस कहा जाता है। इसको पद्माकर कहा जाता है, पद्माकर बोलेंगे, सॉरी इसको पद्म बोलेंगे, पद्म, पद्म भी कमल को कहते हैं। बाकी जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे जा लगा देना, जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे जा लगा देना। सब किसके बन जाएंगे? सब कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, याद रखिएगा। इसको पंकज भी कहा जाता है, ठीक है। बचा कौन सा? बोलो सर बचा आपका स्तर। ये जो स्तर शब्द लिखा हुआ है ये आपका नहीं होगा, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी सरोज भी है, अब्ज भी है, सतदल भी है, ये सब किसके हैं? आपके इसके, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में वाक्य में कारक चिन्ह। अब इसमें कारक चिन्ह कौन सा? चाकू से काट दो, चाकू से काट दो इसे, इसमें कारक चिन्ह कौन सा है बताइएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर कारक की आप बात करोगे तो कारक के कितने भेद होते हैं? आपको सर कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चे? 8 भेद होते हैं। आपको बताया भी मैंने है, कौन सा? कहेंगे सर कर्ता कारक जिसकी ने विभक्ति होती है, और कौन सा? बोलो सर कर्म कारक जिसकी को विभक्ति होती है। कल मैंने 2 टॉपिक आपको शायद लिखना मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं सर, चैप्टर वाइज भी करा दूंगा, ठीक है। आप लोग डिमांड करोगे तभी ना कराऊंगा। एक टॉपिक लिखना भूल गया था आपका, लिंग शायद लिखा था, वचन, लिंग वचन लिखा था, नहीं लिखा था कल? लिंग वचन काल कारक, काल और कारक, लिंग वचन काल और कारक, ये आपसे पूछे जाएंगे। एक और आपका था उपसर्ग और प्रत्यय, अगर कल वाले उसमें ना लिखा हो तो बढ़ा लीजिएगा। उपसर्ग एंड प्रत्यय भी आपसे पूछा जाएगा, उपसर्ग और प्रत्यय भी आपसे हिंदी में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कर्म की को विभक्ति होती है, अगर करण से पूछे कौन सी विभक्ति तो कहोगे सर करण के लिए से विभक्ति लगेगी या के द्वारा लिखेगी। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम धैर्य के साथ मेरे साथ पढ़िएगा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 क्या होता है? बोलो सर करण के बाद आपका संप्रदान आ जाएगा, ये संप्रदान कारक बनेगा, जिसकी विभक्ति होती है के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, या फिर देने के अर्थ में आए तो को विभक्ति भी होती है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? 5वें नंबर पे आपका आता है अपादान कारक। क्या बोलेंगे? अपादान आता है। अपादान की विभक्ति होती है से, लेकिन जब अलगाव की स्थिति हो तब, तो अलग होने के अर्थ में आता है इसका। उसके बाद आपका बचा कौन सा? छठवा। छठवा कौन सा होता है आपको सर? छठवा होता है संबंध कारक। इसकी विभक्ति का होती है, की होती है, के होती है, का की के, रा होती है, री होती है और रे होती है, ध्यान रखिएगा। ना होती है, नी होती है और ने होती, ठीक है। उसके बाद 7वां कौन सा आता है आपका? 7वां आता है अधिकरण कारक। कौन सा आ जाएगा? अधिकरण कारक आएगा, जिसकी विभक्ति क्या होती है? में और पर होती। ये आपकी सब संज्ञा के साथ लगते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और आता है संबोधन कारक, 8वां। 8वां कौन सा है? आप कहोगे सर संबोधन कारक। संबोधन कारक में जब पुकारने में किसी को बुलाते हो, हे, अरे, ऐसे करके, हे, अरे, ओ, अजी, सुनते हो क्या, तो ऐसे जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? संबोधन कारक में आते हैं। अब कह रहा है चाकू से फल काटो। जैसे मैंने कहा मैं कलम से लिखता हूं, कलम क्या है? साधन का काम कर रहा है, तो ये चाकू से फल काट रहा है, इसका मतलब ये से विभक्ति किस में आई? आपको सर करण कारक की आई। क्या बोलेंगे? करण कारक की विभक्ति है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। से जो है कारक चिन्ह है। से क्या है मेरे भाई? से आपका कारक चिन्ह है। अगर चिन्ह पूछे और अगर पूछता कारक कौन सा है तो चाकू कारक हो जाता। चिन्ह जो है वो से विभक्ति है, मतलब विभक्ति को ही चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन अगला है कि वह यहां क्या आया था। वह यहां क्या आया था, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द व्याकरण के नियम का पालन नहीं करता है? मतलब आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि इस वाक्य में अशुद्धि कहां पे है, ये बता दो बस। आपसे पूछ रहा है इस वाक्य में त्रुटि कहां पे, अशुद्धि कहां पे है, किस शब्द में अशुद्धि है, बस आपको ये बताना है।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह यहाँ क्या आया था, यहाँ क्या लगाने की आवश्यकता है क्या? आप कहोगे भैया वह यहाँ आया था, या वह यहाँ, हाँ वह यहाँ आया था, ये कह दोगे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गलती है वो कहाँ पे है? डी वाले में है, यहीं पे आपकी अशुद्धि। तो निम्नलिखित वाक्य में कौन सा व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करता? क्या नहीं करता, क्या नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कौन से विकल्प में पर्यायवाची का सुमेल नहीं है, आपको बताना। तो पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे हम लोग, मैं फिर आपको बता देता हूं। देखिए पंकज हो गया, पंकज ये किसका पर्यायवाची? पंकज और अनिल, सॉरी नलिन, ये किसका है? कमल का पर्यायवाची। और कमल के सारे पर्यायवाची पीछे लिख चुका हूं मैं, ठीक है। अग्नि, अग्नि को क्या कहते हैं बच्चे? अग्नि को आग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, आग कहते हैं। कृषाणु कहा जाता है इसको, क्या बोलेंगे? कृषाणु कहा जाता है। इसको पावक कहा जाता है, इसको अनल कहा जाता है, अनल बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हुतासन कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको हुतासन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, हुतासन बोलते हैं, हुतासन बोलते हैं। इसको धनंजय कहा जाता है, धनंजय, धनंजय कहा जाता है। इसको वैश्वानर बोलते हैं, क्या कहेंगे? इसको वैश्वानर कहते हैं, वैश्वानर कहा जाता है, वैश्वानर बोलेंगे। इसको रोहितासो भी कहा जाता है, रोहितासो बोलेंगे। इसको वायु सखा कहा जाता है, वायु सखा, तो वायु सखा भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। ये सब किसके हैं? आग के पर्यायवाची। अच्छा कमल का तो हो ही गया। अब कह रहा है यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ अग्नि का दहन हो गया, गेह धाम, ये किसका है? ये घर का पर्यायवाची। किसका है बच्चे? घर का पर्यायवाची। घर को गृह भी कहा जाता है, घर को आलय कहा जाता है, याद रखिएगा। घर को निकेतन बोला जाता है, क्या कहेंगे? निकेतन कहा जाता है। घर को निवास कहा जाता है, निवास बोलेंगे। भवन बोलेंगे, मकान बोलेंगे, क्या कहेंगे? भवन, मकान, आलय, सदन, ये सब साला, ये सब किसके? इसके पर्यायवाची। और लिख देता हूं, जैसे आपने कहा साला, सदन, ठीक है ना, ये सब इसके पर्यायवाची हैं धाम के। तो आंसर कौन सा नहीं है? बोले सर यही वाला नहीं होगा, क्योंकि कमल अलग है और सारंग अनेकार्थी शब्द है, सारंग आपका अलग है। सारंग का मतलब कमल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? हाँ, आंसर स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दो। ये जो सारंग है ये अनेकार्थी शब्द है। अगर मैं सारंग की बात करूं, ये जो सारंग शब्द लिखा हुआ है ये अनेकार्थी शब्द है। इसके कई सारे अर्थ होते हैं, समझाता हूं यहाँ पे, समझिएगा। इसके कई सारे, इसको भाई जल भी कहा जाता है, इसका मतलब क्या बोलते हैं? स्त्री भी होता है, स्त्री, स्त्री के आंचल को भी सारंग कहा जाता है। जो आंचल पल्लू होता है उसको भी सारंग कहते हैं। जो दीपक होता है उसको भी सारंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो हवा होता है, हवा, हवा उसको भी सारंग कहते हैं। धनुष को भी सारंग कहा जाता है, याद रखिएगा। हिरण को भी सारंग कहा जाता है, याद रखिएगा, हिरण को। सिंह को भी सारंग बोलते हैं, किसको बोले सर? सिंह को। घोड़े को भी सारंग कहा जाता है। पपीहा सुना है आपने? पपीहा एक होता है, बरसात के मौसम में बोलता है, तो पपीहे को भी सारंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और क्या बोलेंगे? कामदेव को भी सारंग कहते हैं, जो कामदेव साहब हैं उनको भी सारंग कहते हैं। तो सारंग कई सारे अर्थ रखता है, तो ये अनेकार्थी शब्द है। हाँ, आराम जो है बगीचे को कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ सी वाला आंसर आपका क्या होगा? सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है भीति का अर्थ भय होता है। बिल्कुल सही भाई, भीति का मतलब क्या होता है? ये जो भीति है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भय होता है, डर होता है। इसका श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। अब श्रुतिसम भिन्नार्थक क्या होता है? एक टॉपिक और बढ़ गया, यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति, श्रुतिसम ऐसे लिखिएगा, श्रुतिसम, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द क्या होता है? अब अगर ये आपने कभी पर्यायवाची वगैरह पढ़ा है तो आप इसको कर लोगे। कैसे समझिएगा? श्रुतिसम भिन्नार्थक क्या होता है? ऐसे जैसे जो सुनने में समान लगे। आपने कहा ये अवधि लिखा है, या इसको हटा दो। आपने कहा ये अली लिखा हुआ है, अली, और ये आली लिखा हुआ है, आली। अब देखो दोनों एक समान लग रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे देखो, ठीक है। जैसे आपने कहा एक शब्द होता है सिलीमुख, एक शब्द क्या होता है बच्चे? सिलीमुख होता है, सिलीमुख। और एक शब्द क्या होता है? आप कहोगे सर सिलीमुख होता है, सिलीमुख होता है, ठीक है। आपने सुना होगा एक शब्द होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मरीच। एक शब्द होता है जिसको हम मरीची बोलते हैं, एक शब्द होता है जिसको हम मरीची बोलते हैं। तो ये दोनों सुनने में, देखने में कैसे लग रहे हैं? समान लग रहे हैं। तो जो सुनने और देखने में समान लगे उसे श्रुतिसम भिन्नार्थक कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब इस अली का मतलब क्या होता है मेरे भाई? भौरा होता है। और इस आली का मतलब क्या होता है? सहेली होता है, सखी होता है, ठीक है। और सिलीमुख का मतलब क्या होता है? यहां भी भौरा होता है, भौरा। और इस सिलीमुख का मतलब क्या होता है? देखो यहां दीर्घ की मात्रा लगी तो ये बाण हो जाएगा, तीर होगा। इस मरीचि का मतलब क्या होता है? किरण होता है। और इस मरीचि का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? ठीक इसी तरह से भीति का मतलब भय हो गया। और उसके बाद कह रहा है ये जो भीत लिखा हुआ है, तो घर की टूट जाती है तो घर की इज्जत बाहर आ जाती, मतलब दीवार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीवार बोलेंगे। आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को?
तो ऐसे ही डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैसा पहले था वैसा ही। अब इसको क्या कहा जाता है? यथादिष्ट बोलेंगे, यथार्थ बोलेंगे, यथापूर्व बोलेंगे, यथारंभ बोलेंगे। तो यथारंभ जैसा आरंभ में था, जैसा आरंभ में था वैसा। यथार्थ मतलब होता है वास्तविक, यथादिष्ट नहीं, यथापूर्व मतलब जैसा पहले था वैसा ही। तो जैसा पहले था वैसा ही के लिए क्या कहेंगे? यथापूर्व कहेंगे। आंसर करो भाई सब लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हो ना, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आंसर किया करो। मुझे लाइक शेयर नहीं चाहिए, फिर कह रहा हूं, यहां भी यही कह रहा हूं, लाइक शेयर नहीं चाहिए, आंसर करते रहो। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अब क्या हुआ, कल मैंने जो है एक वीडियो बनाया था आंसर की का, तो उसमें कई लोगों ने कहा सर आप फेक न्यूज आपने दे दी और आपने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा भाई फेक नहीं है, तो वो न्यूज फेक नहीं है, वो लिंक जनरेट हुआ है, ये आप सबको भी पता है कि लिंक जनरेट हुआ, वही मैंने बताया कि लिंक जनरेट हुआ है, तो वो उस पर आंसर की आएगी उसी लिंक पे। तो कई लोगों के कमेंट में देख रहा था आज कि लिंक जनरेट नहीं हुआ, व्यूज के लिए आपने वीडियो बना दी। तो आप लोगों ने देखा होगा मैं वीडियोस बहुत कम करता हूँ, ठीक है, ज्यादातर पढ़ाई पे ही ध्यान देता हूँ या पढ़ाई वाले वीडियोस ही देता हूँ आपको, लेकिन मनोधारणा है कुछ लोगों की, मैं क्या बताऊं, ठीक है। चलो आ जाओ, खैर कहते हैं कुछ भी कर डालो, कितना भी कर डालो, लेकिन वो निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं उसके पिताजी से मिला, हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, वे सब उसके घर पहुंचे, इतनी सी बात पर वह तेरे से रूठ गई। तो इतनी सी बात पर वह तेरे से नहीं होगा, वह तुमसे रूठ गई, ये कह देंगे, क्योंकि तेरे जैसा कोई शब्द नहीं होता। तो गलती कहां पे? बोलो सर गलती डी वाले में है, आंसर आपका यही होगा। बाकी सारे के सारे क्या हैं? आपके सही हैं। अशुद्ध आपसे पूछ रहा था, ठीक है। और इतनी सी बात नहीं, बात तो हो जाएगा, इतनी सी बात पर वह तेरे से रूठ गई, तो तेरे से नहीं होगा, तुमसे होगा, क्योंकि सर्वनाम संबंधी की बात कर रहा है शुद्धि। कह रहा खंड है, अवयव है, इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या होगा? देखिए संपूर्ण का मतलब क्या होता है? संपूर्ण का मतलब होता है सब, सर्व, जिसको सर्व बोलते हैं, सर्व बोलते हैं, पर्याप्त बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पर्याप्त कहा जाता है, पर्याप्त। अत्यधिक भी आप कह सकते हो, अत्यधिक, अधिक, ये सब इसके संपूर्ण के हो गए। जिसको पूरा बोलते हैं, पूरा, जिसको आप पूर्ण भी कहते हो, ठीक है, ये उसके। किनारे को क्या कहा जाता है? किनारे को तट कहा जाता है, तीर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कूल बोला जाता है इसको, कूल। कगार भी कहा जाता है, कगार। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको एक नाम और है, तट हो गया, तीर हो गया, कूल हो गया। साहिल भी आप कह सकते हो, नदी का किनारा साहिल कहलाता है, ठीक है। पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? पर्वत को क्या कहेंगे? पर्वत को भाई पहाड़ का पर्यायवाची है। पहाड़ को गिरि कहा जाता है, पहाड़ को अद्रि कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको अद्रि के नाम से जाना जाता है। पहाड़, गिरि, अद्रि, अचल बोलते हैं इसको, अचल कह देंगे। भूधर कहा जाता है, भूधर। अच्छा, इसको नग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको भूधर कहेंगे, इसको महीधर कहा जाता है, महीधर। इसको धरणीधर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? धरणीधर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको धराधर भी कहते हैं, इसको धराधर भी कहते हैं, धराधर। तो धराधर भी इसको कहा जाता है। खंड, अवयव, खंड, अवयव, अंश। आपने कहा खंड हो गया, अवयव हो गया, अंश हो गया, ठीक है ना। ये सब किसके हैं? ये सब भाग के पर्यायवाची, ये सब हिस्से के पर्यायवाची, जिसको आप हिस्सा भी कहते हो। तो आंसर आपका सी वाला क्या होगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? जीडी आंसर की कब आएगी? जीडी आंसर की ज्योति जी इसी वीक में आपकी आ जाएगी, मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में, मतलब पेपर 25 को खत्म हुआ, एक हफ्ते में आपकी आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। जो 4 तारीख को 2 सेंटर पे जो पेपर कैंसिल हुआ था, कैंसिल किया मतलब उनका 20 तारीख को बाद में करा दिया गया था, ठीक है। तो आंसर की आने में लेट नहीं होगा। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द से करें। देखो आंसर की पहले होती है, बस आपके रोल नंबर के साथ आपने जो पेपर दिया उसके साथ भाई फिट करनी होती है कि आपकी जो आपने दिया है उसमें कौन कौन सा सही है। वो अपडेट तो पहले से ही होता है, बस आपके क्वेश्चंस को वहां पे आपके आंसर्स को अपडेट करना होता है। तो वो मुश्किल से एक हफ्ते का काम है, और एक हफ्ते में आपको आंसर की दिख जाएगी। लिंक जनरेट हो गया है पहले ही, और हमेशा लिंक पहले एक हफ्ते पहले जनरेट हो जाता है। तो पनघट पर रखे सभी डैश संतोष ने फोड़े हैं। तो यहां कह रहा तत्सम शब्द कौन सा होगा? अब देखो, क्या ये घट है, घड़े हैं, माटी के बर्तन है और मटके हैं, क्या ये तत्सम है? नहीं है सर। क्या यहां पे तत्सम है? नहीं है। क्या ये तत्सम है? नहीं है। फिर घड़े का भाई घड़ा, घट है, इसका तद्भव घड़ा होता है, तो ये जो घट शब्द है ना, ये तत्सम शब्द है। तो ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। पनघट पर रखे सभी घट,
संतोष ने फोड़े हैं, ये सही हो जाएगा। तत्सम से शब्द की पूर्ति कह रहा है तो घट हो जाएगा आपका राइट। ऐसे क्वेश्चन आप करके आए। सुमित घड़े क्यों नहीं होगा बता दूं, घड़े नहीं होगा। अगर यहां कहता तद्भव शब्द से करें पूर्ति, अगर यह कहता कि इसकी पूर्ति तद्भव शब्द से करें तब हो जाता घड़े, लेकिन यहां कह रहा है तत्सम शब्द से करें तो क्या होगा, घट होगा। बोलो क्लियर है क्या, बताओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है कि जगत जननी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बताइएगा। अब देखिए जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे व्यंजन संधि है। क्या है मेरे भाई, व्यंजन संधि है। अब संधि आपको पढ़नी पड़ेगी, वरना फिर प्रैक्टिस कर लोगे तब भी काम हो जाएगा। अब जहां भी आपको ऐसे मिले जगत जननी लिखा है, इसको जब तोड़ोगे तो क्या आएगा, आपको ये आएगा जगत, हलंत लगेगा यहाँ पे, उसके बाद आ जाएगा जननी। तो संधि में आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी केवल स्वर और व्यंजन संधि में। विसर्ग तो आसान है। तो जगत धन जननी हो जाएगा। कहां पे लिखा है, आप कहोगे सर यहाँ पे लिखा है, डी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। तो इसकी यूट्यूब पे या तो फिर मतलब एक थ्योरी की क्लास मुझे लेनी पड़ेगी। क्लियर है सभी को। हलंत जरूरी है लगाना, क्योंकि व्यंजन संधि में लास्ट में हलंत लगेगा, पहले पद के अंतिम वर्ण में हलंत लगता है। अगला है कि निम्न में से किस विकल्प में लोकोक्ति और उसका अर्थ सुमेलित है। अब कह रहा है सुमेलित है मतलब शुद्ध पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है इसमें, शुद्ध कौन सा है, पढ़िएगा। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कह रहा चिड़िया को खेत चुगने से रोका नहीं जा सकता। बोले सर एकदम नहीं होगा। कह रहा अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब काम निकल गया, उसके बाद जब भाई काम हो गया उसके बाद पछताने से क्या मतलब, अब नुकसान तो हो ही गया है, अब पछताने से कुछ होता नहीं है। जय हिंद जी लौरी साहब। कह रहा अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन मिलने पर सुखी हो जाता है। और आंख के अंधे नाम नयन से गुणानुसार नाम रखा जाना नहीं। इसका मतलब यह होता है कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, इसका मतलब होता है गुण के विरुद्ध नाम, गुण के विरुद्ध नाम, या नाम के विरुद्ध गुण कह सकते हैं, वैसे गुण के विरुद्ध नाम कहिएगा। कह रहा कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, अपने अधिकार का लाभ अपनों को ही पहुंचाना नहीं। इसका मतलब होता है जब स्वार्थी व्यक्ति, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, वो जब कोई उसको सफलता मिल जाती है या फिर कोई अधिकार मिल जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने लोगों का ही, अच्छा अपने अधिकार का लाभ अपनों को ही पहुंचाना, ये सही है। कह रहा अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन मिलने पर सुखी हो जाता नहीं। इसका मतलब है अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया पलटत जाए। इसका मतलब होता है कि जो अल्पज्ञानी है वो ज्ञान का दिखावा अधिक करता है। मैं लिख देता हूं, अल्पज्ञानी ज्ञान का दिखावा अधिक करता है, ज्ञान का दिखावा अधिक करता है, ऐसे लिख देंगे, अधिक करता है। ठीक है, बचा कौन सा, ये वाला सही होगा कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, मतलब अधिकार प्राप्त करने के बाद जो स्वार्थी व्यक्ति होता है अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है तो अपने लोगों का ही फायदा कराता है। जगत जननी ऐसे लिखा जाता है, वर्तनी सही लिखी हुई है, जगत धन जननी। अब देखो इसको समझा ही देता हूं। देखो जैसे यहां पे क्या है, यहां पे ता है, तो ता का योग जब जा के साथ होता है ना, तो जा तो यहां पे वैसे ही रहेगा जैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, जा वैसे ही रहेगा जैसे यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन ये जो ता है ना, ता ये जा में बदल जाएगा ऐसे, और इधर जो है उसको ऐसे लिख देंगे, और जब जोड़ेंगे तो ये जगत जननी ऐसे बनेगा, जगत आधा जा हो गया और उसके बाद जननी, तो ऐसे लिखेंगे जगत जननी। व्यंजन संधि का पहला नियम है, व्यंजन संधि का पहला नहीं, जा और झा वाला नियम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वल्लभ का पर्यायवाची नहीं है। वल्लभ किसे कहा जाता है भैया, वल्लभ कहा जाता है पतिदेव को। वल्लभ कहा जाता है किसको, पतिदेव को, जिनको प्राण वल्लभ भी बोला जाता है, प्राण वल्लभ भी कहा जाता है, प्राण वल्लभ कहते हैं इनको। क्या बोलेंगे, इनको स्वामी कहा जाता है, तुम ही हमारे स्वामी हो, तुम ही नाथ हो, क्या बोलेंगे, नाथ। इनको कांत भी कहा जाता है भैया, याद रखिएगा। इनका भर्ता बनाया जाता है ना, बीवी इनका भर्ता बनाती है तो इनको भर्ता भी कहते हैं। पति को आर्यपुत्र भी कह देते हैं, आर्यपुत्र पति को ही बोलती थी पहले की जो स्त्रियां थी, आर्यपुत्र पति को ही बोलती थी। लेकिन ये जो कलत्र लिखा हुआ है ना, कलत्र पति का पर्यायवाची नहीं होगा। कलत्र किसका होगा, बोलो सर कलत्र जो है वो पत्नी का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। ये बीवी का पर्यायवाची होता है, मतलब जोरू बोलते हैं जिसको आप, जोरू, जिसको आप बेगम भी कह सकते हो। बेगम मतलब शादी हो गई, सारे गम आपके। उसके बाद जब आगे आओगे तो इसको वनिता भी आप कहते हैं, वनिता भी आप कह सकते हो, ठीक है।
और आपको पता है जब ये गुस्सा होती है तो दारा बन जाती है भाई, दारा सिंह। जब शादी होगी तो आपको पता चलेगा, अभी नहीं पता होगा। पत्नी जोरू बेगम वनिता दारा बीबी, क्या बोलेंगे, बीबी भी कह सकते हो, बीबी। अब इसके और नाम लिखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्धांगिनी, अर्धांगिनी बोलेंगे, ठीक है ना, अर्धांगिनी कहते हैं। और क्या बोलेंगे, कैंसन इनको अर्धांगिनी। और एक बड़ा बढ़िया सहधर्मिणी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, सहधर्मिणी। तो सहधर्मिणी भी किसका पर्यायवाची बोलो सर, सहधर्मिणी भी इसी का पर्यायवाची। क्वेश्चन अगला कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ तो दे ही दूंगा सर। आरो यारो की क्लास, आरो यारो की क्लास यार क्या मैं बताऊं, समझ नहीं पा रहा हूँ। लूंगा मेरे भाई, आरो यारो की चलेगी, निम्नलिखित विकल्पों में से बस टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, आरो यारो की क्लास जैसी चलेगी, मैं लिंक आपको भेज दूंगा। बिल्कुल है, आईटीबीपी का भी है कन्हैया जी, लेकिन अभी सीक्वेंस से चलना है। पहले सीआरपीएफ कांस्टेबल का कराऊंगा, फिर आपका, फिर किसका है यार देख लूं, मैंने पूरा बना रखा है कि एक एक करके हमें पूरा कराना है। तो मैं बता दूं किसका कराऊंगा, पहले आरपीएफ, फिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल का, उसके बाद फिर आगे आपका सारा चीजें कराऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो, एक संधि मैंने आपको बताई थी, व्यंजन संधि, वो एक विसर्ग नामक संधि बताई थी, आपको याद होगा। विसर्ग संधि एक कल बताई थी मैंने, ठीक है। तो विसर्ग संधि की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, बड़ी प्यारी सी ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था जहां भी आधा सा ये आ जाए, जहां भी आधा सा ये आ जाए, जहां भी आधा सा ये आ जाए, जहां भी ओ की मात्रा हो, गुण संधि ना हो, ऊपर रा लगा हो, ठीक है ना, इनके स्थान पे बस विसर्ग रख देना, ऐसे। यही बताया था ना मैंने आपको, ऐसे बताया था। अब जैसे कह रहा दूध प्लस धर्स हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, दुधरस तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे दुर्धर्ष बन जाएगा, दुर्धर्ष मतलब जिसका दमन करना, दबाना कठिन हो। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ए वाला बनेगा, ध्यान रखिएगा, आंसर ए वाला बनेगा, ठीक है। जैसे आपने कहा आशीर्वाद, कल मैंने आपको बताया था, आपने कहा आशीर्वाद, तो इसको जब तोड़ोगे, इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ लिखा, जैसे आपने लिखा आशी, ठीक है, और रा के स्थान पे देखो, यहाँ रा है, रा के स्थान पे 2 बिंदी ऐसे, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख दो वाद। ऐसे निश्चल में निधन चल, दुस्साहस में दुधन साहस, ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उचित तत्सम शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। किसकी बात कर रहा है, तत्सम शब्द की बात कर रहा है, इसमें से तत्सम कौन सा ये बताना है। कल शाम विवेक और सुनीता का डैश समारोह है, हम सब इस समारोह में जाएंगे। अब इसमें तत्सम कौन सा है भाई, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ठीक है। तो इसमें दोनों में से कौन सा आएगा, आप कहोगे सर विवाह समारोह, कल्याण समारोह नहीं होता है। कल्याण का आप कल्याण करिएगा, कल्याण, ये तद्भव हो गया, तद्भव लिख रहा हूं। विवाह का व्याह का, इसका विवाह का तद्भव क्या होगा, ब्याह होगा, ये तद्भव शब्द है। ये क्या है मेरे भाई, ये तद्भव शब्द है, याद रखिएगा, तद्भव, ठीक है। तत्सम कौन सा है, ये है, बी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। बोलो क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन संधि के हो गए। कह रहा फरफंद रचना, फरफंद रचना उपरोक्त मुहावरे का अर्थ आपने कभी सुना है। अरे सर ये कौन सी बला, फरफंद रचना क्या होता है। तो कह रहा प्रगति पर अग्रसर होना, संबंध विच्छेद करना, आकर्षक लगना, माया जाल बिछाना। तो फरफंद, फंद मतलब फंदा, फर भाई फंद मतलब क्या हो गया, फंदा। तो कह रहा फरफंद रचना, इसका मतलब माया जाल बुन रहा है आपके लिए, प्रपंच कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रपंच कर रहा है, माया जाल बुन रहा है। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन अगला कह रहा तट है, तीर है, इनका पर्यायवाची क्या होगा। अभी आपने पीछे पढ़ा था, तट तीर किनारा का पर्यायवाची होता है ना। इसको कूल बोला जाता है, कगार भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, अंश का बता ही चुका हूं, हिस्सा हो गया, अंश का मतलब कंधा भी होता है। धनुष को क्या बोलते हैं, धनुष को चाप कहा जाता है, धनु कहा जाता है। इसको सरासन बोलते हैं, सरासन। इसको कारमुक कहा जाता है, याद रखिएगा। पिनाक कहते हैं, गांडीव कहा जाता है। सागर किसका है, समुद्र का, सागर समुद्र का है। समुद्र को अर्णव बोलते हैं, रत्नाकर बोलते हैं। अब इसकी ट्रिक लीजिएगा, जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे धी लगा देना, सब किसके बन जाएंगे, समुद्र के। जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे निधि लगा देना, सब किसके बन जाएंगे, समुद्र के। जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे धाम लगा देना, सब किसके बन जाएंगे, समुद्र के। ऐसा अगर करोगे ना आप तो सब समुद्र के पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जल के पीछे धी लगा दो, निधि लगा दो, धाम लगा दो। और तट किसका हो गया, किनारा का पर्यायवाची हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा।
अगर ऐसी क्लास आपको हिंदी में कहीं मिले तो बताइएगा। सर मैं आज आपकी बूस्टर डोज वाली आरओ की क्लास देख रहा था, तो उसमें एक महोदय कह रहे थे कि आप कॉपी करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफाइंग भी किए हैं। कोई कहता है, कहने दो। देखो, कहने वाले को कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री जी हैं, उनको कई लोग गाली दे के चले जाते हैं, उनके ऊपर कोई असर पड़ता है? हालांकि मैं उतनी बड़ी हस्ती तो नहीं, मतलब छोटा सा आदमी हूँ। तो जब उतनी बड़ी हस्ती को लोग जो है कह के चले जाते हैं, कृष्ण जी भगवान थे, उनको लोग गाली दे के चले जाते, आज भी दे देते, पहले भी देते थे, उनके मुंह पे भी दे देते थे, आपको याद होगा, बेचारे हंस के निकल जाते थे। मैं तो तुच्छ मानो हूं भाई, जो कहता है कहने दो, कुछ कह रहा है कहने दो, गाली दे रहा देने दो, उसको सुकून मिलने दो बस। मेरा जो है, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, बाकी ऊपर वाला है। तो जो कह रहा है कहने दो, पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, दैट्स इट। आम वृक्ष शब्द का समास विग्रह क्या होगा, बताइएगा। आम वृक्ष शब्द का समास विग्रह क्या होगा, नीचे लिखे शब्दों में बताइएगा। ये तो होगा नहीं, आम्र वृक्ष, वृक्ष है जो आम नहीं, क्या बोलेंगे, आम्र वृक्ष, अर्थात आम्र है जो वृक्ष, या ऐसे भी कह सकते हैं आम का है जो वृक्ष, तो आम है जो वृक्ष, ऐसे करिएगा। तो यहां पे आपका क्या बनेगा, यहां पे आपका कर्मधारय समास बनेगा। कौन सा बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। जैसे अभी जीडी का पेपर हुआ था, तो सेम टू सेम क्वेश्चन फंसे, तो अगर मैं कॉपी करता तो किसी और के भी क्वेश्चन फंसने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन ये तो दुनिया है, ये कुछ कहेगी। कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, अब सब 100% खुश कर पाना लोगों को तो बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है, 100% सबको खुश कर पाना, तो ये तो बड़ी वैसी बात है, सबको खुश करना मुश्किल है। अब कई लोग ऐसे भी आते हैं जो भाई नहीं पसंद करते हैं मुझे। अब जिनको मेरा चेहरा नहीं पसंद, उनके लिए आप कुछ भी कर दो तो वो तो हमेशा ही नाराज रहेंगे, तो उनको सही करने की आवश्यकता क्या है। बस मैं यही कहता हूं, चले चलिए, कि मैं हमेशा कहता हूं, बड़ी प्यारी लाइन है कि चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। और एक और सुना होगा, बड़ा अच्छा सा सुनाया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं, और मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले ज़बा खामोश। जितने भी क्वेश्चन फंसा दूं लोग नहीं कहेंगे, तो मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले ज़बा खामोश, और मेरे ऐबों पे चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। अभी धोखे से एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन खाली गलत टिक कर दूं मैं, अभी देखना मेरे टेलीग्राम पे 50 स्क्रीनशॉट आ जाएंगे। अरे विनय भैया ने गलत वाला क्वेश्चन करा दिया, तो बड़े ध्यानपूर्वक सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आ जाओ, कह रहा समास विग्रह संधि विच्छेद से किस प्रकार अलग है, इस अंतर की पहचान करते हुए समास विग्रह के सही गुण का चयन करें। ठीक है, अब आ जाओ समझाता हूं। पहले संधि क्या होती है और समास क्या होती है, एक एक लाइन में समझाऊंगा। सबसे पहले संधि समझो क्या होती है। अगर आप संधि की बात करोगे तो संधि का मतलब होता है वर्णों का योग। यहां क्या होता है, यहां होता है वर्णों का योग, या वर्णों की योग से, वर्णों के योग से उत्पन्न जो परिवर्तन होता है, उत्पन्न परिवर्तन, परिवर्तन यहां वर्णों का योग होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। अगर मैं बात करूं समास किसे कहा जाता है, तो समास अगर आप बोलोगे तो कहोगे सर शब्दों के योग से, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, या पदों के योग से, दो पदों के योग से, दो या दो से अधिक, दो या दो से, या ऐसे लिख लीजिएगा पदों के योग से, पदों के योग से उत्पन्न परिवर्तन, पदों के योग से उत्पन्न परिवर्तन या विकार क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, यहां शब्द मिलते हैं, यहां वर्ण मिलते हैं, इसमें पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। कह रहा सही गुण बताना है, इसमें केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों का विग्रह अथवा विच्छेद होता है, इसमें पदों के मेल और विकार की स्थिति भी बनती है, इसमें दो वर्णों का योग होता है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब इसका मैं यहां पे देखो ये वो भी ले आया हूं, किस डेट में आपका पूछा गया है। ठीक है, अब देखो इसमें दो वर्णों का योग होता है, ये तो संधि होती है। और यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां क्वेश्चन कह रहा है कि सही गुण किसका, देखो यहां कह रहा है कि समास विग्रह का सही गुण क्या होगा, ये बताना है। तो इसमें पदों के मेल और विकार की स्थिति भी बनती है, पदों के मेल और विकार की स्थिति बनती है, मतलब ये नहीं हुआ, इसमें पदों के योग से विकार होता है, दो पदों के योग से,
इसमें केवल संस्कृत के तत्सम शब्द बिल्कुल नहीं, इसमें पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये बात सही है। समास में दो पदों के प्रत्यय क्या कर दिए जाते हैं, जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप कर दिया जाता है समास विग्रह के सही गुण। तो जब समास विग्रह करते हो ना तो जो विभक्तियां हैं वो निकाल दी जाती हैं, ठीक है, और जब समासिक आप समास समस्त पद बनाते हो तो उनका लोप कर देते हो। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा केस का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा? टॉपिक वाइज करा दूंगा मैं, परेशान मत हो। ये जितने टॉपिक हैं टफ टफ लग रहे, जैसे संधि हो गया आपका, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, देखो एक और संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है, संधि है, समास है, और आपका कौन सा बचा, लिंग वचन कालक कारक तो करा ही चुका हूं जीडी वगैरह में। तो संधि समास, इस दो टॉपिक तो मैं आपको कराऊंगा, ज्यादा होगा तो जो नया है आपके लिए वो मैं करा दूंगा, ठीक है। केस का क्या होता है, बोलो सर केस को बाल कहा जाता है, कच कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कच बोलते हैं, कुंतल बोला जाता है, कुंतल क्या बोलेंगे, कुंतल कहा जाता है, इसको चिकुर भी आप कह सकते हो, चिकुर भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब किसके, ये बाल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो आपका बी वाला राइट बनेगा। कर किसे कहा जाता है, कर का मतलब, देखो कर या अनेकार्थी शब्द है, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, ध्यान रखिएगा, और कर का मतलब भाई टैक्स भी होता है, टैक्स बोलते हैं जिसको शुल्क कहते हो, या तो टैक्स लिखा होगा या शुल्क लिखा होगा, ठीक है। और कर का मतलब हाथी की सूंड भी होती है, जो सूंड होती है ना उसको भी कर कहा जाता है, याद रखिएगा। काया किसको बोलते हैं, काया शरीर को कहा जाता है, शरीर को काया बोलेंगे, शरीर को अवयव कहा जाता है, अवयव बोलेंगे, अंग कहेंगे, अंग बोल देंगे, तनु कहा जाता है, तन कहा जाता है, तन, बदन बोलते हैं, बदन क्या बोलेंगे, बदन बोलेंगे, और क्या बोलेंगे कहेंगे सर इसको, अवयव हो गया, अंग हो गया, तन हो गया, बदन, गात कहा जाता है, इसको गात्र भी बोला जाता है। ये सब किसके हैं, ये सब शरीर के पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये जो छेक होता है ना, छेक, कोई मुझे बताएगा छेक का मतलब क्या होता है, आंसर करो सभी लोग और बताओ छेक का मतलब क्या होता है। तो छेक का मतलब या तो आप पालतू पशु पक्षी कर दो, जो पालतू पशु पक्षी होते हैं, पालतू पशु पक्षी इनको क्या कहते हैं, इनको छेक कहते हैं। कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे, ज्यादा लोग, ठीक है। और जो छेक होता है ये मधुमक्खी का भी पर्यायवाची होता है, तो जो मधुमक्खी होती है ना उसको भी छेक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट बनेगा, दूसरा वाला राइट बनेगा। प्लेलिस्ट आज बोल दूंगा बन जाएगी। चलो जी आ जाओ, चलते हैं आगे। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन यहाँ पे गद्यांश वाले आते हैं ऐसे, और गद्यांश ठीक लेवल का आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और छांटना होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा कौन से मुंह से उच्चारण, वर्णमाला आता है, अगर देखूंगा वर्णमाला होगा तो मैं करा दूंगा, वैसे वर्णमाला के क्वेश्चन अभी तक तो मुझे मिले नहीं है। तो साहित्य किसका माध्यम है ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर देखो। साहित्य किसका माध्यम है भैया, अन्य कलाओं की भांति साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, साहित्य व्यक्ति और समाज के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। साहित्य, यहां क्वेश्चन देखो मिल गया, साहित्य व्यक्ति और समाज के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। तो किसका माध्यम है, व्यक्ति और समाज के भावों का, सफलता और असफलता के भावों का, आशा और निराशा के भावों का, अमीर और गरीब के भावों का। अब इसका आंसर देने में आप बिल्कुल भी लेट मत कीजिए, तुरंत आंसर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। भाई क्या बोल रहा है, कह रहा व्यक्ति और समाज के भावों का क्या है, व्यक्ति और समाज के भावों के अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो आंसर आपका ए वाला राइट होगा। वैसे भी भाषा जो है वो हमारे आपस के जो विचार है, विचार को अभिव्यक्त करने का माध्यम मात्र होती है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, मैंने आपको कल बताया था कि कभी भी अगर शीर्षक पहचानना हो तो आपको पूरा वाक्य पढ़ना है और आपको देखना है इस वाक्य पे कौन सा सबसे ज्यादा बल किस पॉइंट पे दिया जा रहा है। तो जिस बात पे ये पूरा गद्यांश छिपा हुआ है वही आपका शीर्षक होता है। तो शीर्षक पढ़ने के लिए हम सबसे पहले 4 क्वेश्चन वो करेंगे, उसके बाद शीर्षक हमेशा लास्ट में किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। आईटीबीपी और बीएसएफ में आता है सर, अच्छा देखूंगा मैं, अभी बीएसएफ वाला मैं खोल के अभी देखा नहीं है सिलेबस अच्छे से, मैंने सीआरपीएफ वगैरह का देखा है और उसका नहीं देखा है, अभी आईटीबीपी का देखूंगा। जिस समाज में साहित्य नहीं होता, अभी शीर्षक बाद में करूंगा, जिस समाज में साहित्य नहीं होता उसका विचार कैसा होता है, आ जाओ देखते हैं। तो कह रहा है इसमें हमारे सुख दुख, हमारी आशा निराशा सफल, देखो यहां तक पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ेंगे। इसमें हमारे सुख दुख, हमारी आशा निराशा, सफलता असफलता और हमारे गुण अवगुण का चित्रण रहता है। समाज के सभी अवयवों, अमीर गरीब, भले और बुरे, युवा और वृद्ध, स्त्री और पुरुष, सबका दिल और दिमाग अपने साहित्य में स्पंदित होता रहता है। जिसे समाज में साहित्य नहीं होता,
जिस समाज में साहित्य नहीं होता उसके हृदय और मस्तिष्क की गति का लेखा जोखा नहीं होता, उसके विचार बुलबुले के समान क्षणभंगुर होते हैं। साहित्य ही किसी समाज के विचारों को चिरस्थायी बनाता है। जिस समाज में साहित्य नहीं होता उसका विचार कैसा होता है? समाज का लेखा जोखा रखता है, समाज की अभिव्यक्ति करता है, समाज के चिरस्थायी बनाता है, बुलबुले के समान क्षणभंगुर होता है। देखो कहां पे क्वेश्चन था, मैं दिखाता हूं। हाँ, यहां से पढ़िएगा। जिस समाज में साहित्य नहीं होता उसके हृदय और मस्तिष्क की गति का लेखा जोखा नहीं होता, उसके विचार बुलबुले के समान क्षणभंगुर होते हैं। यहां से यहां तक पढ़िएगा, आपको आंसर मिलेगा। यहां से यहां तक पढ़िएगा, आपको आंसर मिलेगा और आप आसानी से इसका आंसर का टिक कर सकते हो। एक बार बोलो कि आंसर मिला सभी को, जल्दी जल्दी। तो ये क्वेश्चन आपका किससे आसान होता है? ये क्वेश्चन आपका उससे आसान होता है जो छांटे, मतलब जो भरने वाला होता है। अब जीडी में आया था वो तगड़ा था। तो क्या कह रहा है? बुलबुले के समान। देखो लास्ट में क्या कह रहा है? बुलबुले के समान क्षणभंगुर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि समाज के विचारों को चिरस्थायी कौन बनाता है? ये पढ़ो, साहित्य ही किसी समाज के विचारों को चिरस्थायी बनाता है। साहित्य ही क्या करता है? समाज के विचारों को, साहित्य ही किसी समाज के विचारों को चिरस्थायी बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि अच्छा और है, हमारे सुख दुख आशा निराशा सफलता असफलता और गुण अवगुणों का चित्रण किसमें रहता है? भावनाओं में, साहित्य में, दिमाग में या समाज में? एकदम आसान है, कर सकते हो। क्या कह रहा है समझो। इसमें हम, अब मैं वो कर देता हूं, इसमें हमारे सुख दुख, हमारी आशा किसमें? साहित्य में। निराशा, सफलता असफलता और गुण अवगुण का चित्रण रहता है, किसमें रहता है भाई? साहित्य में रहता है। तो यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर साहित्य में। है आसान या नहीं है? आसान कर सकते हो। अब ये 25 हो गया, इसके बाद आ जाओ, चलते हैं ये शीर्षक पे। अब देखो शीर्षक जो होता है ना, मैंने क्या कहा, पूरे गद्यांश का निचोड़ होता है। तो पहला क्या होगा? पहला तो साहित्य की बात करेगा भाई। शीर्षक मतलब साहित्य होना आवश्यक है। तो देखो कहां पे है? कहेंगे सर साहित्य। देखो साहित्य और समाज, समाज विचार नहीं होगा, और यहां क्या कह रहा, मनुष्य और समाज नहीं होगा। बचा 50-50। बचा क्या? 50-50। अब यहां बात किसकी कर रहा है? साहित्य और जीवन की बात कर रहा है या साहित्य और समाज की बात कर रहा है? क्या कहीं पे जीवन की बात हुई है? सच बताना, पूरा आपने पढ़ा, क्या कहीं पे जीवन की बात हुई है? नहीं। कह रहा साहित्य जहां नहीं होता वो समाज क्या कह रहा है? देखो कह रहा जहां पे साहित्य नहीं होता है उस समाज के लोगों के, समाज की बात कर रहा है। जिस समाज में साहित्य नहीं होता उसके हृदय और मस्तिष्क की गति लेखा जोखा नहीं होता, उसके विचार बुलबुले के समान क्षणभंगुर होता है। तो समाज और साहित्य की बात कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये शीर्षक हो जाएगा। तो शीर्षक बहुत बड़ी बात नहीं होती। शीर्षक का मतलब है कि पूरे गद्यांश का निचोड़, पूरे गद्यांश का फोकस किस पे है, गद्यांश आपको क्या दर्शाना चाह रहा है।